नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है DSSB TGT प्रीवियस ईयर कंप्यूटर साइंस सॉल्यूशन, जिसके मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 171 से लेके 180। अभी तक हम 70 आउट ऑफ 100 जो टोटल क्वेश्चन 100 आए थे उसमें से 70 क्वेश्चन हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। जिसने नहीं सुना है तो उस वीडियो को भी आप सुन लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर लेके आया हूँ 10 क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इतने अच्छे क्वेश्चन और यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जितने भी डाउट्स है सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है सिक्वल क्वेरी के ऊपर। सिक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 ऑपरेशन दिए हुए हैं, नॉट, और, एंड। ठीक है, तीनों ऑपरेशन दिए हुए हैं, उनमें कोई पैरेंथेसिस नहीं लगी है, मतलब कोई आपको ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। तो उस केस में इसने पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। तो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन तीनों के अंदर किसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, किसको सेकंड और किसको थर्ड। तो इसको आप अगर मीनिंग नहीं, मतलब अगर आपको ऑर्डर नहीं पता है तो आप मीनिंग से ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे कि हम हमेशा नेगेटिविटी को प्रेफरेंस सबसे पहले देते हैं, या मैं ये कहूँ यूनरी ऑपरेटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रीसिडेंस का होता है। तो नोट ऑपरेटर हमेशा एक ऑपरेंड के ऊपर ही लगेगा। मतलब नोट का मतलब है अगर ट्रू कंडीशन है तो ट्रू को वो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स दिया हुआ है तो उसको वो ट्रू कर देगा। मतलब क्या है, इनपुट एक ही होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आउटपुट इनवर्स करके देता है। तो नोट की प्रीसिडेंस हमेशा हाई होती है। सेकंड प्रीसिडेंस आप देख सकते हो एंड और एंड और में एंड कंडीशन जो होती है वो दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अगर 1-1 होगा, ए और बी इनपुट है, 1-1 अगर है तो ही रिजल्ट आपका यू कैन से 1 होगा, अदरवाइज बाकी सभी केस में वो 0-0-0 रिजल्ट देगा। ठीक है, मगर और गेट के अंदर ऐसा नहीं होता। और गेट में जस्ट अपोजिट होता है एंड का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो है वो ज़्यादा है, तो आप इसे लॉजिकली आप समझ सकते हो कि एंड की प्रीसिडेंस और से हाईएस्ट होगी और लास्ट प्रीसिडेंस किसकी होगी, हमारी और की। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट प्रीसिडेंस है हमारी, ये मैंने प्रीसिडेंस टेबल बना दी है जहां पर पैरेंथेसिस आपको नहीं दी हुई है। तो फर्स्ट प्रीसिडेंस होगी हमारी नोट की, सेकंड होगी एंड द थर्ड वन इज और। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, सबसे पहले नोट फॉलोड बाय एंड फॉलोड बाय और। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा डिफॉल्ट सेशन होता है दैट विल बी स्टोर्ड इन द ASP.NET। तो ASP.NET एक फ्रेमवर्क है आपका, एक्टिव सर्वर पेजेस नेटवर्क, जो हमारा यूज होता है। तो वहां पर डिफॉल्ट सेशन इसने पूछा हुआ है। तो डिफॉल्ट सेशन में आपको 1 बाय 1 बताना चाहूंगा। डिफॉल्ट सेशन होता है आपका इन प्रोसेस। तो राइट आंसर होगा इसका डी। इसका मीनिंग मैं क्लियर करना चाहूंगा। इन प्रोसेस का मतलब होता है दैट इज स्टोर्ड इन द, इसका मतलब है दैट विल बी स्टोर्ड इन सेम ASP.NET प्रोसेस। इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है ये। तो इसका मतलब यही है कि ये सेम ASP.NET प्रोसेस जो होता है उसके अंदर स्टोर होता है। दूसरा है हमारा सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर जो यूज करते हैं हम, दैट इज यूज स्टोर्ड इन द सिक्वल सर्वर डाटाबेस। तो ये हमारा सिक्वल सर्वर डाटाबेस में स्टोर्ड होता है। सो नेक्स्ट है हमारा स्टेट सर्वर। स्टेट सर्वर किस लिए यूज करते हैं हम, स्टोर्ड इन सम अदर सिस्टम। तो किसी दूसरे सिस्टम में स्टोर करने के लिए अगर यूज करना है तो वो सेशन होगा हमारा स्टेट सर्वर। क्लियर। तो इस टाइप के ये फॉलोइंग मोड्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे यूज होते हैं। सेशन ऑब्जेक्ट भी होता है हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, यू कैन से स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ASP.NET प्रोसेस में जो स्टोर्ड होता है वो होता है आपका इन प्रोसेस। तो एक्चुअल आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने MS एक्सेल यूज की है, जनरली कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया हुआ है नॉट ए वैलिड फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो नॉट ए वैलिड फॉर्मूला का मतलब है कि यहाँ पर चार ऑप्शन में से एक इनकरेक्ट है। तो आप जब एक्सेल में करोगे तो ध्यान रखना, एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज पूरा का पूरा आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है A1 to A6। ए क्या है, दैट इज द कॉलम नेम, 1 इज द रो नेम, तो ये होता है हमारा सेल का नाम A1। इसी तरह से A6, A1 से A6 जितनी भी वैल्यू होगी सबको सम करेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंट्री कर देगा, यू कैन से 6 एंट्री, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा एवरेज रिजल्ट फॉर्म में देगा। ठीक है। मीडियन किस लिए यूज करते हैं हम? मीडियन यूज करते हैं हम मिडल वैल्यू जो होती है वो फाइंड आउट करके वो रिजल्ट फॉर्म में दे देता है। A1 to A6 ये क्या लगा रखा है, कॉलम के ऊपर, यू कैन से सेल के ऊपर वैल्यू लगा रखी है। A1 to A6 में जो भी वैल्यू होगी उस टाइम पे उसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो रिजल्ट आपका दे देगा। ये भी करेक्ट है। मीडियन यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 2 4 4 5, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, मीडियन का मतलब होता है जो सेंटर वाली वैल्यू है, मगर यहाँ पर इवन नंबर दे रखे हैं। इवन नंबर में आप सेंटर वाली वैल्यू कौन सी होगी, आपकी दो सेंटर वैल्यू है, तो इसका एवरेज निकाल के रिजल्ट दे देगा। तो इसका एवरेज आएगा 4 + 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंट्री दैट इज 2, तो 8/2 दैट विल बिकम 4। तो फॉर दिस क्वेरी रिजल्ट विल कम 4। ठीक है जी। तो ये तीनों के तीनों हमारे करेक्ट है, BCD। तो इनकरेक्ट क्या होगा, इनवैलिड क्या होगा हमारा A। तो AVG कोई भी कमांड नहीं होती है, कोई भी फंक्शन नहीं होता है MS एक्सेल के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ASP.NET। अगेन ASP.NEट के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। विच नेम स्पेस प्रोवाइड्स फॉर्म ऑथेंटिकेशन। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं पता है, ऑथेंटिकेशन तो एक्चुअल में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी से मीनिंग क्लियर हो जाता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है जहां पर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात होगी। ठीक है जी। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बात होती है उसको बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन। तो यहां पर आप देख सकते हो दो ऑप्शन के अंदर सिक्योरिटी वर्ड आया हुआ है, एक तो A के अंदर और एक C के अंदर। तो आप कौन सा चूज करोगे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बाकी तीनों ऑप्शन में देखिए system.web यहाँ दिया हुआ है, system.web यहाँ दिया हुआ है, system.web यहाँ दिया हुआ है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर होने की किसकी है, C की है, क्योंकि system.web हमारा करेक्ट होगा। system.web.ui.form ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम ज्यादातर टिक करते हैं। तो मैं आपको मीनिंग समझाना चाहूंगा कि नेम स्पेस जो हमारा होता है वो कौन सा होगा, हमारा C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिक्योरिटी जो होता है हमारा ये नेम स्पेस होता है जो कि प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन। क्लियर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के काफी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और नंबर सिस्टम के ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो बाइनरी नंबर दिया हुआ है और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही ऑक्टल का बेस होता है 8। अगर मैं इसको पावर में कन्वर्ट करूं 2⁻3, मतलब इतनी बिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल के लिए। ठीक है जी। सेम ईयर अगर बाइनरी नंबर दे रखा है तो उसको भी हम 111 ये नंबर हमें गिवन है, तो यही नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये बाइनरी नंबर आपको गिवन है, इस बाइनरी नंबर का पेयर राइट टू लेफ्ट आप चलते हो तो 3 के पेयर बनाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में होता है तो 4 के पेयर बनाते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट 3 का पेयर ये बन गया, नेक्स्ट 3 का पेयर ये बन गया। तो 0 0 0 दैट इज यू कैन से 0। जो ऑक्टल नंबर होगा 101 421, तो 4 और 1 पे सम करो तो 5 आ जाता है। 421 तीनों पे 1 1 है तो तीनों का सम कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 750 ऑक्टल नंबर। तो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज C। तो D भी इनकरेक्ट है, B भी इनकरेक्ट है और A भी इनकरेक्ट है। क्लियर। तो इस टाइप से बहुत इजी क्वेश्चन है ये, काफी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इस टाइप के, काफी वीडियो में मैं ये डिस्कस भी किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो सिस्टम होता है आपका वो होता है जहां पर प्रोसेसर नंबर ऑफ प्रोसेसर होते हैं, जहां पर प्रोसेसर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोसेसर होते हैं।
प्रोसेसर अगर ज़्यादा है, मतलब सीपीयू अगर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे, नंबर ऑफ टास्क होगी, वो ज़्यादा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसने पूछा है नोट एंड एडवांटेज। नोट एंड एडवांटेज का मतलब है, इसने डायरेक्ट अगर मैं कहूँ तो डिसएडवांटेज पूछा हुआ है। डिसएडवांटेज कौन सी है हमारी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की? तो इंक्रीज थ्रोपुट। ऑब्वियस सी बात है मल्टी प्रोसेसिंग में, ये तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है मल्टी प्रोसेसिंग का, मल्टीपल प्रोसेसर है तो नंबर ऑफ टास्क ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है थ्रोपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ टास्क पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ टास्क अगर ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रही है तो थ्रोपुट जो है हमारा बढ़ेगा। थ्रोपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि एक तो चीज़ हो रही है कि 10 टास्क कंप्लीट करने में 10 आवर्स लग रहे हैं, और उसी चीज़ को 10 टास्क को परफॉर्म करने के लिए 1 आवर लग रहा है, तो टाइम कम लग रहा है, दैट मीन्स थ्रोपुट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टास्क ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रही है पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो ये तो हमारी हो गई एडवांटेज, मगर इसने पूछा हुआ है डिसएडवांटेज। समझ में आ रही है? शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, तो ये भी हमारी एक एडवांटेज है। ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसर ज़्यादा होंगे, एक प्रोसेसर बिजी है, दूसरा प्रोसेसर उसको रिप्लाई कर देगा, तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा डेफिनेटली टाइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होगी, चाहे वो टर्न अराउंड टाइम है, चाहे वो वेटिंग टाइम है, कुछ भी है, वो सारा का सारा हमारा शॉर्टर होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये होगी हमारी एडवांटेजेस। उसके बाद है हमारा एबिलिटी टू असाइन प्रायोरिटी टू जॉब। मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर ऑफ प्रोसेसर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रायोरिटीज़ हर एक जॉब को असाइन कर दोगे यहाँ पर, कि ये प्रायोरिटी हमारी होगी और ये प्रायोरिटी होगी। इस टाइप से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि प्रायोरिटी इसकी क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, इसकी एडवांटेज हो जाएगी। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन हमारा बच गया है, तो सी ऑप्शन ओनली एक ऑप्शन बच गया है, तो इसमें दैट इज द डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ओवरलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा। होता क्या है, जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज़्यादा होंगे, यू कैन से प्रोसेसर ज़्यादा होंगे, प्रोसेसर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलोड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरलोड। ठीक है, और डिक्रीज यहाँ पर बोल रहा है, तो डिक्रीज का मतलब है दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? डिसएडवांटेज क्या होगी मल्टी प्रोसेसिंग की? डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरलोड, यू कैन से ओवरहेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड पॉसिबल बाय। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, ध्यान रखना, मोर देन वन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम। ये एक्चुअल में मीनिंग होता है मोर देन वन प्रोग्राम। मोर देन वन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, मगर ये ध्यान रखना सेकंड पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वन प्रोसेसर होगा, ओनली वन प्रोसेसर होगा, यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर नहीं होंगे। मतलब सीपीयू एक ही है, यूनी प्रोसेसर है, यू कैन से एक ही प्रोसेसर है, यूनी प्रोसेसर है आपके पास, तो एक ही प्रोसेसर के ऊपर आपके मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनपुट आउटपुट यूनिट दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू। ऑब्वियस सी बात है सीपीयू एक ही है, इनपुट आउटपुट यूनिट अपना काम करेगी, सीपीयू अपना काम करेगा, तो ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते रहेंगे। और दूसरा है हमारा दैट वाज मेड पॉसिबल बाय, मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए दोनों चीज़ होनी चाहिए, पहला भी ऑप्शन करेक्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, तभी हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएमए। डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये होता है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ये कंट्रोलर दिया हुआ है दैट इज कनेक्टेड टू, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ? सिस्टम बस के साथ। क्यों? क्योंकि जब हमें डाटा अगर फास्टली ट्रांसफर करना है, डाटा फास्टली यू कैन से फास्टली ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम जो डीएमए कंट्रोलर है वो कनेक्ट करते हैं किसके साथ? सिस्टम बस के साथ। सो दैट इज द मेन
advantage why we connected to the system bus, because of the data will be transferred fastly. Clear? That is the main point that will be understand by you. Clear? Next question है हमारा, which of the following statement declare a one dimensional array name item that consist of 5 element. 5 एलिमेंट का एक आपको वन डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है, ठीक है? तो उसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? तो आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है 0 to 4। यहाँ पर तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है और यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट लगा रखी है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं और इसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिसमैच कर रहे हैं, तो ये तो एक्चुअल डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है? सेकंड देखिए आप, कैर आइटम, ये कैर जो है बेसिकली डाटा टाइप है, कैर आइटम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इक्वल टू में 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो कितने हैं यहाँ पर, 4 है। और ये इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन है क्योंकि यहाँ पर चेयर आइटम के आगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी है, तो ये एरे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। और आप नेक्स्ट देख सकते हो, इसमें भी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बच जाता है, चेयर आइटम जो कैर आइटम जो दी हुई है 5, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, मगर साइज दे दिया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, इसमें 5 एलिमेंट्स आएंगे। तो दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स और यू कैन से करेक्ट डिक्लेरेशन फॉर द वन डायमेंशनल एरे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, लॉजिकल स्कीमा इन ए डाटाबेस। तो लॉजिकल स्कीमा मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर लॉजिकल स्कीमा से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पर 3 लेवल आपके होते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर जो होता है हमारा डाटाबेस का, वो उस टाइप के क्वेश्चन से ये बनाया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा डायग्रामेटिकली, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लेवल बनाया, ये लेवल, तो इसमें यहाँ फॉर एग्जांपल ये डिस्क दी हुई है, ये वाली, और उसके बाद है यहाँ ये वाली डिस्क, ठीक है जी। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा फिजिकल स्कीमा, जो लास्ट लेवल पे होता है इसको बोलते हैं हम फिजिकल स्कीमा। और सेकंड वाला जो होता है इसको हम लॉजिकल स्कीमा भी बोल देते हैं और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी बोल देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो ये होता है, यू कैन से लॉजिकल स्कीमा, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जैसे मान लीजिए स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है, मैं साथ साथ एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट नेम होगा और स्टूडेंट का प्रोजेक्ट आईडी होगा। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में होता है व्यू 1, ये व्यू लेवल होते हैं हमारे, व्यू 1, व्यू 2, इस टाइप से नंबर ऑफ व्यू हो सकते हैं, व्यू n, ठीक है। तो ये हमारे 3 लेवल होते हैं जो डाटाबेस स्कीमा होता है हमारा। डाटाबेस स्कीमा का मतलब क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, तो उसमें इसने पूछा है कि लॉजिकल स्कीमा क्या होगा, तो मैं आपको 1 बाय 1 समझाना चाहूँगा। फिजिकल स्कीमा जो होता है वो एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डाटा होता है, जिसमें कैसे हमें डाटा को एक्चुअली स्टोर करना है, दैट विल बी डिफाइंड और यू कैन से डिस्क्राइब बाय द फिजिकल स्कीमा। तो जो ये सी ऑप्शन दे रखा है, ये जो डिफाइन कर रहा है वो फिजिकल स्कीमा को डिफाइन कर रहा है। और हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लॉजिकल स्कीमा क्या होगा। जो एंटायर डाटाबेस है ये डिफाइन कर रहा है आपका व्यू लेवल पे, मतलब हाईएस्ट लेवल, जो कि हमारा व्यू लेवल जो है वो एंटायर डाटाबेस अपनी वो वैल्यू को देख सकता है। और जो ये बी ऑप्शन है वो एक्चुअल में लॉजिकल स्कीमा को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आपको हर एक ऑप्शन का मीनिंग समझा रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्चुअली डाटा क्या स्टोर हो रहा है वो यहाँ पर हमने बताया। लॉजिकल स्कीमा क्या बता रहा है, एक्चुअली इसके टाइप्स क्या है, डाटा टाइप क्या है,
उसमें एट्रीब्यूट्स क्या है, वो सब कुछ जो बता रहा है वो लॉजिकल स्कीमा डिफाइन कर रहा है। ठीक है जी। तो लॉजिकल स्कीमा को हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी बोलते हैं। दैट विल बी डिस्क्राइब ऑल द एंटिटी, all the attribute and the relationship among them, you can say, and the integrity constraint, all the things that will be defined by the logical schema। और लास्ट लेवल होता है आपका व्यू लेवल, जिसको हम बोलते हैं सब स्कीमा भी बोल देते हैं, मल्टीपल एक्सटर्नल स्कीमा भी बोल देते हैं, और यू कैन से एक्सटर्नल स्कीमा भी बोला जाता है। तो ये डिफाइन करता है आपका डिफरेंट व्यू होते हैं, उसको डिफाइन करता है, और व्यू जो है वो देख सकता है डेटाबेस को। तो ये होता है ए ऑप्शन हमारा। व्यू अगर पूछा जाता है तो वो होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन कब आएगा, जब फिजिकल स्कीमा होगा। और डी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है, किसी के लिए भी नहीं। क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा पूरी की पूरी वीडियो। हर एक क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है 1 by 1, और कोशिश की है कि आपको सारा कुछ सब डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।